I welcome you all in my online classes and today chapter is chapter number 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये स्ट्रक्चर एटम के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कितने मॉडल दिए गए इस समय इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि एटम को माना गया अल्टीमेट, माना गया उसका डिवीज़न नहीं हो सकता है। इवन डाल्टन ने भी कहा था और उसके पहले जब एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे, फिलॉसफी ही थी, तो उस टाइम भी यही बात कही गई कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है और डेमोक्रिटस ने उसका नाम ही रख दिया एटम, क्योंकि इसका मीनिंग जो होता है दैट इज़ इंडिविजिबल, जिसका अभी भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ तक हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया था कि एटम जो है इंडिविजिबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अब यहाँ पे बात आई, यहाँ पे कुछ जो इंडिकेशन मिले और जिसके वजह से ये मानना पड़ा कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, ये इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कहाँ से ये क्लू आया? ये क्लू आया आपका जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई और जब जो इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई, जो डिफरेंट सब्सटेंस कंडक्ट करते हैं, तो उस सब से क्लू आया और ये लगा कि नहीं, एटम जो है इंडिविजिबल नहीं, ऐसा नहीं कि एटम इंडिविजिबल है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम तो डिविजिबल हो सकता है। तो थोड़ा सा क्लू मिला और उसके बाद साइंटिस्ट लोग लग गए और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जो है उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है फाइंड किया और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन किया। तो ये रहा जो एटम के बारे में जो हमने पढ़ा थर्ड चैप्टर में कि ये अल्टीमेट है। तो यहाँ पे अल्टीमेसी ख़त्म हो गई, यहाँ पे इंडिविजिबिलिटी, जो एटम का नाम जो एटम है उस पर कंट्रोवर्सी आ गया। तो ये स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, जिसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। सपोज करते हैं कोई भी चीज़ को अगर रब करते हैं हार्ड सरफेस के अगेंस्ट, जैसे हमने पेन लिया और पेन को जो है हेयर में थोड़ी देर रब किया। रब करने के बाद क्या होगा कि अगर हम छोटे छोटे पीसेस पेपर के बना लें तो क्या होगा कि ये पेपर के पीसेस जो है जो पेन होगा, कोई भी पेन, मान लो कि ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो पेन जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, ये आप कर भी सकते हैं। तो ये अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर डेवलप हो जाता है, ये जो पेन है उसके ऊपर डेवलप हो जाता है जो है चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और ये चार्जेस क्या है? ये चार्जेस जाएंगे नहीं कहीं, ये चार्जेस यहीं पे रहेंगे और यही चार्जेस की वजह से जो छोटे छोटे पीसेस जो पेपर के हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस क्या है? वही के वही है, स्टैटिक है। सो अब चार्जिंग की वजह से क्या हो गया, एक एक्टिविटी शो हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी जो वायर के थ्रू फ्लो करता है, जो कंडक्शन शो करता है, तो वायर के थ्रू कंडक्शन होता है। तो लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसी सब्सटेंसेस पे है। सो दिस इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सबसे क्लू आया। नाउ लेट्स मूव। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज पार्टिकल इन मैटर। अब वही एक्टिविटी जो मैंने बताया, कॉम ड्राई हेयर को कॉम करना है और इस ये कॉम को देखना है, छोटे छोटे पीसेस बनाना पेपर का, क्या ये अट्रैक्ट करता है। फिर हम लोगों को क्या करना है, ग्लास रॉड को रब करना है सिल्क क्लॉथ के साथ और उसको इन्फ्लेटेड जो है बलून के पास लाना है और देखना है क्या ये एक्टिविटी शो करता है, अट्रैक्शन शो करता है, ये रिपल्सन क्या शो करता है। तो कुछ ना कुछ ये दिखाएगा एक्टिविटी। तो इट मीन्स व्हाट कि ये जो ये रविंग के बाद ये क्यों जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज शो कर रहा है, चार्ज शो कर रहा है तभी ये एक्टिविटी शो कर रहा है। तो इसका जो जवाब आया, जो कि 8th क्लास में ये हम लोग पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। अब इसका जो जवाब आया कि
ये अगर इसका जवाब देने के लिए क्या माना गया, एटम को डिविजिबल माना गया। एटम डिविजिबल है तभी ये चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट कर सकता है, अगर डिविजिबल नहीं होता तो ये तो कंसिस्ट ही नहीं करता, फिर ये फिनोमेना शो ही नहीं करता। तो फिर साइंटिस्ट जो है अब इस बात पे लग गए कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है, क्या है, ये सब सोचने पे और पहले जो बातें ये एटम के साथ थी कि ये इनविजिबल है, अब ये सिनेरियो चेंज होने लगा। जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, और उससे पहले मच बिफोर गोल्डस्टेन ने 1886 में जो है एक कैनाल रे को डिस्कवर किया इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखो डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है, व्हाट इज़ डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का मीनिंग होता है जैसे क्लाउड, जैसे थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग जो होता है, तो लाइटनिंग भी एक तरह का क्या है, डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज का मीनिंग होता है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है वायर के थ्रू फ्लो करता है, बट जब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ऐसा आउटसाइड एयर के थ्रू नहीं फ्लो करता है। अगर एयर के थ्रू फ्लो करता तो कोई भी जिंदा नहीं रहता, क्योंकि हम लोग भी जो है हमारा बॉडी भी कंडक्टिंग है, तो ये एयर के थ्रू नहीं फ्लो करता है। बट जब एयर के थ्रू फ्लो करना शुरू होगा, उसका स्पेशल कंडीशन है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज, उसको कहा जाता है डिस्चार्ज। जब इलेक्ट्रिसिटी एयर के थ्रू फ्लो करेगा तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज। और ये डिस्चार्ज ट्यूब किया गया, और एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए सारी एक्टिविटी जो थी, ये इलेक्ट्रॉन को खोज, कैनल रेज का खोज, ये सब डिस्चार्ज ट्यूब में किया गया। इलेक्ट्रिसिटी जो है एयर के थ्रू पास करवाया गया, और इससे जो है जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, और गोल्डस्टेन ने 1886 में कैनाल रेज का डिस्कवरी किया। और ये रेज कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थे। और इससे क्या हो गया, दूसरा सब एटम, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन था सब एटमिक पार्टिकल, और ये दूसरा सब एटमिक पार्टिकल था, और जिसका चार्ज था अपोजिट, जो इलेक्ट्रॉन से चार्ज अपोजिट था। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और ये कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज थे। और इनका जो मास था, इनका जो मास था जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये है प्रोटॉन। इनका चार्ज क्या था, अपोजिट, और इनका जो मास था इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स हेवियर थे। ये जो प्रोटॉन थे वो 2000 टाइम्स हेवियर थे। और जो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ई माइनस, और इसको पी को प्रोटॉन को पी प्लस, और दोनों में कैसा जो मास होगा, मास को लिया जाता है प्रोटॉन का 1 यूनिट, और चार्ज को लिया जाता है +1। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा नेग्लिजिबल, क्योंकि जो प्रोटॉन का मास जो होता है 2000 टाइम्स दैट ऑफ द व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 2000 टाइम्स मास होता है प्रोटॉन का। इट मीन्स व्हाट, मास जो इलेक्ट्रॉन का होगा बहुत ही कम होगा, बहुत नेग्लिजिबल इसको कह सकते हैं। तो ये नेग्लिजिबल होगा। चार्जेस क्या होगा, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। ओके, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये बात आई, अब ये भी था कि ये लगा कि एटम जो है न्यूट्रल इसीलिए है, न्यूट्रल का मीनिंग होता है कोई चार्जेस नहीं। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, एसिड बेस दोनों में मिलके क्या बन गया, न्यूट्रल हो गया, एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल का मीनिंग है, नो चार्जेस। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रल मीन्स नो चार्जेस। तो ये इमेजिन किया गया कि एटम इस तरह बना होगा कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसके चार्जेस को बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे के चार्जेस को बैलेंस कर रहे हैं। और ये भी सोचा गया कि प्रोटॉन हमेशा अंदर में रहेगा, एटम के अंदर में है, और इलेक्ट्रॉन बाहर में है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जल्दी आ जाता है, ना कि प्रोटॉन जल्दी आ जाता है। अब एक क्वेश्चन था कि ये एटम, ये जो स्ट्रक्चर क्या होगा एटम का। तो अब ये नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा एटम का, क्योंकि पहली जो थ्योरी दी गई थी डाल्टन्स एटमिक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग कि एटम जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टेबल है। तो ये थ्योरी पूरी तरह फ्लॉप हो गई जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे ही एग्जिस्टेंस में आया तो ये इनकी थ्योरी क्या हो गई, पूरी तरह फ्लॉप हो गई। अब उसके बाद अब जो है साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अरेंज होते हैं, उसको दिखाने के लिए बहुत सारी कोशिश की और बहुत सारे एटॉमिक मॉडल भी आए। और सबसे महत्वपूर्ण जो रोल था वो जे थॉमसन का था, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया और उनका मॉडल का नाम ही पड़ गया उन्हीं के नाम से, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, एटम के थॉमसन मॉडल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो था उस टाइम क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही मिल गया था। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने जो एटम को मान लिया क्रिसमस पुडिंग, जो खीर होता है जो, तो ये इस तरह का मान लिया और ये पुडिंग मान लिया। तो पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स यूज़ होता है, इस ड्राई फ्रूट्स को मान लिया। और ये पुडिंग कैसा था, बिल्कुल स्फेरिकल था। ये पुडिंग कैसा था, बिल्कुल स्फेरिकल था। और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स थे, यूज़ होता है जनरली ड्राई फ्रूट हम लोग डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने कंसीडर किया वो जो स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग है, दैट इज़ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है। और जो ड्राई फ्रूट्स की तरह लगे हुए हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स है तो कहीं कहीं जो लगा हुआ था एटम में, दे वेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन था। अब दूसरा जो है, जैसे हम लोग इस बात को भी सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल कैसा था, एटम का मॉडल जो था बिल्कुल वाटरमेलन टाइप था। तो जैसे वाटरमेलन में जो हम लोग खाते हैं, जो रेड कलर का जो होता है पल्प जो होता है, जो एडिबल पार्ट जो होता है वाटरमेलन का, जिसको खाते हैं हम लोग, तो रेड पार्ट वाला जो वाटरमेलन जो है, तरबूजा जो है, वो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन। और जो बीज है तरबूजे का, काले काले बीज जो होता है, दैट वे कंसिडर एज इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया गया था। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, बहुत सारे नाम से इस मॉडल को जाना गया। अब ये थॉमसन जो थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1906 में, और 1856 में इनका बर्थ हुआ था मैनचेस्टर में। तो ये इनकी कहानी थी। अब ये थॉमसन ने क्या क्या प्रपोज किया, ये मॉडल ये डिस्क्राइब करके क्या क्या कहने का कोशिश किया, उस पे क्या क्या प्रपोजल दिया। तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। जैसे पुडिंग के बारे में क्या बोला था कि ये क्रिसमस पुडिंग है, और कैसा क्रिसमस पुडिंग है, स्फेरिकल है। और उसमें कहीं कहीं जैसे जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं, बादाम किशमिश लगा हुआ, तो उसी तरह ये नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो कहीं कहीं उसमें घुसा हुआ है, एम्बेडेड है। उसके बाद इनकी जो थ्योरी का सबसे मेन जो कह सकते हैं कि सक्सेसफुल क्यों रहा ये थ्योरी, बहुत दिनों तक लोगों ने क्यों इस थ्योरी को माना, तो उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे जो इन्होंने क्या किया कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन, इतने जो है नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है इनका मेन जो सक्सेसफुल थ्योरी होने का वजह था कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे। अगर मान लो कि +2 अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो -2, दिस मीन्स व्हाट, 0। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है कि एटम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो इसको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन ये तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो और भी मॉडल और भी उन्हें एक्सपेरिमेंट किए, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसको ये मॉडल जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद जो है रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया एटम का, और उनकी तारीफ़ भी हुई बहुत, उन्होंने बहुत मेहनत भी किया है। और उन्होंने क्या किया
एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। और ये क्या एक्सपेरिमेंट थे, इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ किया। अल्फ़ा पार्टिकल जनरली क्या होते हैं, हीलियम पार्टिकल होते हैं, जो कि डबली चार्ज होते हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, मास जो होता है 4u होता है। इनका मास कितना होता है, 4u होता है, काफ़ी हेवी होते हैं। तो और इन्होंने लिया एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या लिया वो पहले मैं बता देती हूँ। तो अल्फ़ा पार्टिकल जिसका वो यूज़ करने वाले थे अल्फ़ा पार्टिकल। दूसरी चीज़ जो उन्होंने ली, थीन गोल्ड फॉइल को लिया। उन्होंने क्या लिया, थीन गोल्ड फॉइल। थीन गोल्ड फॉइल कहने का यही मतलब है कि बहुत पतला गोल्ड फॉइल लिया, ताकि उन्होंने सोचा कि ऐसे गोल्ड फॉइल लेना है। गोल्ड फॉइल का मीनिंग होता है कि जो सीट होगा, थीन सीट ऑफ, जो सोने का जो थीन सीट होगा उसको लिया। जैसे अल्मुनियम फॉइल हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी खाना होता है उसको गर्म रखने के लिए क्या रखते हैं, रोटी वोटी रखने के लिए अल्मुनियम फॉइल। तो उसी तरह ये इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, और ये गोल्ड फॉइल जो था काफ़ी पतला था। और उन्होंने कंसीडर किया कि ये जो गोल्ड फॉइल है कितना थिक था, फिर भी ये 1000 एटम थिक था। तो इससे क्या उन्होंने सोचा क्या कि क्योंकि उनको रिज़ल्ट देखना था कि एटम आखिर बिहेव कैसे करते हैं। और उन्होंने क्या लिया था, अल्फ़ा पार्टिकल लिया था। अल्फ़ा पार्टिकल कैसे होते हैं, स्लाइटली हेवी पार्टिकल होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हेवी पार्टिकल जो जाएगा, तो ये जो गोल्ड एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो ये जाएगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन से थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्शन हो सकता है। और ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं होगा कि प्रोटॉन से तो काफ़ी ये भारी है, तो ये ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट हुआ। अब ये थॉमसन मॉडल जो आप देख सकते हैं किस तरह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये पूरा स्फीयर जो है पॉजिटिव स्फीयर है। इसको मैं दिखाना भूल गई थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल। तो यहाँ पे जो है इनका एक्सपेक्टेशन था कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या, बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्या क्या हुआ, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। क्या क्या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो बिना रुकावट के पूरी अच्छे से आर पार हो जा रहे थे। फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट पास हो जा रहे थे। कुछ जो थे वो थोड़े से डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो थोड़े से डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, लेकिन एक अल्फ़ा पार्टिकल जो था, आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल जो बम्बार्ड किया गया, उसमें एक जो अकेला जो पार्टिकल था वो बहुत ही पिक्यूलियर रिजल्ट दिया। अब ये क्या रिजल्ट था, आपको ये मैं दिखा सकती हूँ। ये हुआ, ये क्या है, ये गोल्ड फॉयल के एटम है। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, जो मैं ब्लू से कर रही हूँ, गोल्ड फॉयल के एटम है। और ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल के एटम है। आप देख सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल कैसे पास कर रहा है, एकदम सीधा। ये हो नहीं पा रहा है मेरे से, ये बिल्कुल सीधा पास कर रहा है, ये बिल्कुल सीधा पास कर रहा है। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो हम देखते हैं यहाँ पे हल्का सा डिफ्लेक्शन जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला डिफ्लेक्शन थोड़ा सा शो कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो ये वाला डिफ्लेक्शन जो है, ये वाला डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला डिफ्लेक्शन काफ़ी, ये वाला सबसे पिक्यूलियर डिफ्लेक्शन है कि गया और वापस आ गया। जैसे बॉल हमने फेंका और बॉल हमारे मुंह पे आ गया। जैसे बॉल हमने हाथ से पुश किया, दीवार पे मारा और बॉल वापस हमारे हाथ में, बिल्कुल वैसे ही घटना थी। तो बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि एक दीवार है और उसमें बहुत सारे छेद हैं, और एक जो लड़का है उसको पट्टी बांध दिया गया है, और पट्टी बांधने के बाद क्या किया गया है, बहुत सारा बॉल फेंक रहा है। तो सारे बॉल जो है, कुछ जो है दीवार से लग के उधर गिर रहे हैं, कुछ दीवार से पूरी तरह पास कर रहे हैं, और एक बॉल उसके जस्ट हेड के ऊपर आ रहा है, मतलब जस्ट जो है बाउंसिंग बैक हो रहा है। तो बिल्कुल यही चीज़ थी यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में। तो ये घटना हुई। ये तीनों ये जो
3 जो रिज़ल्ट थे, ये 3 रिज़ल्ट्स आए और और ये 3 रिज़ल्ट्स, अब ये रदरफोर्ड जिनका जन्म जो है 1871 में हुआ था, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, और ये रेडियो एक्टिविटी के लिए और जो डिस्कवरी न्यूक्लियस का किए थे इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से, उसके लिए फेमस हुए। नोबेल प्राइज़ 1908 में। तो जे थॉमसन को 1906 में और इनको 1908 में केमिस्ट्री के लिए मिला। अब यहाँ पे जो है ये तो हो गया रिज़ल्ट, क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। अब कंक्लूज़न क्या है उन्होंने निकाला। तो रदरफोर्ड का जो कंक्लूज़न था, यही कंक्लूज़न था कि जो तीन जो रिज़ल्ट मिले उनके, एक रिज़ल्ट क्या थे कि जो पार्टिकल है वो सीधा बिना कोई डिफ्लेक्शन के सीधे पास कर रहा है। तो इससे ही उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि जो एटम के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो बिल्कुल क्या है, खाली है, एम्प्टी है, और जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल वो सीधे जो है गोल्ड फॉइल से पास कर रहा है बिना डिफ्लेक्शन का। दूसरा जो उन्होंने निकाला कि कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, थोड़े से पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि जो है पॉजिटिव चार्ज से कुछ रिपल्सन फील हो रहा है, तो इसके वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, थोड़ा सा रिपल्सन फील कर रहे हैं और उनका रास्ता थोड़ा सा चेंज कर रहा है। लेकिन एक जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका डिफ्लेक्शन पूरी तरह 180 डिग्री हो रहा है, जैसा हम उसको फेंक रहे हैं वापस ये हमारे तरफ आ रहा है। तो ये जो 180 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एटम के अंदर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और वो जो पॉजिटिव चार्ज इतना कंसंट्रेटेड है कि बहुत ही छोटे से पार्ट में कंसंट्रेटेड है, जो कि कितना टाइम्स छोटा है, 10⁵ टाइम्स छोटा है एटम के रेडियस से, बहुत ही काफ़ी छोटा है। तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि बीच में जो है जितने भी प्रोटॉन है, जो थॉमसन ने क्या कहा था कि सारे पॉजिटिव चार्ज सभी जगह फैले हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड है और ये जो एटम है पूरी तरह खाली है। और जब यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल जब पास करेंगे, सीधे पास करेंगे, ये सीधे पास करेंगे, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेंगे, अगर न्यूक्लियस के थोड़े से पास होंगे डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो ये डिफ्लेक्शन शो किया, अगर और जो खाली जगह से गुजर रहा था तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, वो सीधे गुजर रहा था। अब एक पार्टिकल जो था वो सीधे यहाँ पे जा रहा था और सीधे वापस 180 डिग्री पे आ रहा था। तो इट मीन्स व्हाट, कि वो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधा स्ट्राइक कर रहा है इस न्यूक्लियस को, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। नाउ ये जो हीलियम पार्टिकल थे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, और ये जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा, तभी रिपल्सन होगा, तभी डिफ्लेक्शन होगा। अगर नेगेटिव होगा तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा है, तो इसी से टकराया होगा और वापस जो है 180 डिग्री पे वापस रिटर्न बैक हो गया। तो इस तरह जो है हमने देखा कि कैसे ये रदरफोर्ड ने पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर कैसे उन्होंने रिज़ल्ट निकाला। अब उस उनके ऊपर उन्होंने कुछ अपने मॉडल दिए, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल जिसको कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या उन्होंने दिया। जो रिज़ल्ट था, पहले तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर कंक्लूज़न दिया, और उस आधार पे उन्होंने अपना एक मॉडल क्रिएट किया, और उसके मॉडल के अनुसार क्या था ये कि पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में है उसको कहा उन्होंने न्यूक्लियस, और सारे जो मास है उस न्यूक्लियस में ही है, जो भी मास है एटम का वो न्यूक्लियस ही में ही है, ये भी उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बीच में तो न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही थी, न्यूट्रॉन नहीं आया था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, बिल्कुल
जैसे सन के चारों ओर जो प्लैनेट चक्कर काटते हैं उसकी तरह चक्कर काट रहा है। और साइज़ का जो न्यूक्लियस का, जैसे ये पहले साइज़ न्यूक्लियस का बहुत ही छोटा है। तो पहले न्यूक्लियस कहाँ है? बीच में है, एटम के बीच में है। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस क्या है? बहुत ही छोटा है। और सारे मास जो है न्यूक्लियस ही में है। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो रिवॉल्व करता रहेगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो है इनके मॉडल की हैं। तो इनके मॉडल में क्या था? थॉमसन मॉडल में तो सारी जगह फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या है कि न्यूक्लियस बीच में, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है इसके चारों ओर। इलेक्ट्रॉन अंदर में नहीं है। और यहाँ पे ये जो इसको कहा गया न्यूक्लियस, जो कि काफ़ी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, एटम की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। तो ये जो है, और मास भी यहाँ पे इसकी वजह से मास है। तो ये उन्होंने कहा। अब कुछ ड्रॉबैक रदरफोर्ड के हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो ड्रॉबैक इनका था कि ये कहा गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो कि जो चार्ज पार्टिकल है, जब भी ये मूव करेंगे एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो हो गया आपका ऑर्बिट हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो मूवमेंट का ही नाम है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है, मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट जो करेगा, तो उसमें क्या होता था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ये जब अनचार्ज पार्टिकल, जैसे प्लैनेट क्या है? अनचार्ज है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो तो उसमें जो होता है, कुछ उसका जो एनर्जी जो होता है लूज़ करता है। वो एनर्जी कुछ रेडिएट करता है, छोड़ता है, निकालता है। तो छोड़ेगा और निकालेगा तो क्या हो जाएगा? उसका एनर्जी कम होते जाएगा। और एक टाइम ऐसा होगा, पहली बार में तो यहाँ पे रोटेट कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था। दूसरी बार में जो ऑर्बिट कहाँ चला जाएगा? ऑर्बिट चला जाएगा इधर। अब कम एनर्जी हो जाएगा तो इस ऑर्बिट से मूव करेगा। फिर उससे कम हो गया तो इस एनर्जी से। और एक लास्ट टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस में घुस जाएगा। तो फाइनली कैसा मॉडल हो जाएगा इसका? फाइनली जो है फिर से हम लोग जहाँ से चले थे, थॉमसन मॉडल से चले थे, और थॉमसन मॉडल में हम लोग घुस गए। ड्रॉबैक हो गया इसका। तो अब इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन जो है फिर से निकलता है। तो इन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ही अच्छे से जो थॉमसन के मॉडल को काटा, उसके बाद अपना मॉडल दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन ये जो बात आ गई, ये रुकावट आ गई, इनके मॉडल को सक्सेसफुल बनने नहीं दिया। अब क्या हुआ आगे देखते हैं हम लोग। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, बोर। तो ये बोर जो थे, ये नील बोर इनका नाम था। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1922 में, और रदरफोर्ड को मिला 1908 में, थॉमसन को मिला 1906 में। सभी लोग एटम पे काम कर रहे थे। अब रदरफोर्ड के मॉडल का जो प्रॉब्लम था उसको इन्होंने सॉल्व किया। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन्होंने अपना पोस्टुलेट दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब कि कहा गया कि ये एनर्जी लूज़ करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो है सीधा न्यूक्लियस में चला जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा थॉमसन मॉडल में। तो अब ये आए, नील बोर आए, इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूँकि ये हो नहीं रहा था, सारा कुछ जो रदरफोर्ड का तो सही था, लेकिन ये जो आ गया, ये जो ये बातें आ गई कि ये लूज़ करेगा एनर्जी और बाद में ये चला जाएगा। तो इसको इन्होंने सॉल्व किया, इस तरह सॉल्व किया कि उन्होंने कहा कि एक स्पेशल ऑर्बिट है जिसको कहा डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसमें ही ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते हैं। और जब इसमें रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा? कोई ना एनर्जी लूज़ होगा ना गेन होगा। नो एनर्जी इज़ लॉस्ट। ये एनर्जी
लूज़ नहीं करेंगे। और इस जो स्पेशल जो ऑर्बिट था और सेल था, जिसको कहेंगे स्पेशल ऑर्बिट और सेल, इसको इन्होंने कहा एनर्जी लेवल। और डिफरेंट एनर्जी लेवल का नाम जो है आप देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गया, ये एल सेल, ये एम सेल और ये एन सेल, KLMN। तो ये शेल हो गए जिसके जिसके चारों ओर घूमेंगे, जिसके चारों ओर ये मूव करेंगे तभी एनर्जी लॉस नहीं होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एनर्जी गेन या लॉस होगा, या ऊपर के ऑर्बिट में जाते हैं या नीचे के ऑर्बिट, तब एनर्जी लॉस होगा। लेकिन जब तक इस इलेक्ट्रॉन में रहें, जब तक इस ऑर्बिट में रहेंगे, एनर्जी सेल में रहेंगे, तो इनका एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो यही था बोर का मॉडल। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में 1932, आप देख सकते हैं 1922 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। और 1932 में, अब 1932 में न्यूट्रॉन के लिए ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? चैडविक ने। तो ये चैडविक जो थे 1932 में एक अनदर सब एटमिक पार्टिकल जो है फाइंड किए, और उसका नाम जो है इन्होंने रखा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो था, ये न्यूट्रॉन जो था, इनको कहा गया न्यूट्रॉन कहा गया। और ये जो न्यूट्रॉन था, इसीलिए न्यूट्रॉन कहा गया है इस पार्टिकल को, क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं था, लेकिन इसमें मास था। मास जो था वो प्रोटॉन के बराबर था। मास है लेकिन चार्ज जो है नहीं है, और इसका नाम इसलिए रख दिया गया, न्यूट्रॉन रख दिया गया। और न्यूट्रॉन जो होगा वो सभी में प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में ये प्रेजेंट नहीं होता है। और एन होगा, इसका क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का पी, एन का न्यूट्रॉन का एन। और मास जो होगा, कोई भी एटम का मास अगर, क्योंकि ये मास कंटेन करता है, और इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास है, कितना है, जो न्यूट्रॉन है 2000 टाइम हेवियर है, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट हो जाता है। तो मास, जब ये हम एटम का मास अगर निकालते हैं, एटमिक मास निकालते हैं, एटम का मास निकालते हैं, तो होता है प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, नो इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन पे ध्यान ही नहीं देना है, मास जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे ध्यान ही नहीं देना है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का कोई भी मास नहीं कंसीडर किया जाएगा। जबकि होता है मास, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इस यहाँ पे जो है प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का मास लिया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, एटम के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो उसको दिया गया बोर और ब्यूरी के द्वारा, कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट सेल में, कैसे ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल में रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल में रहेंगे, एक सेल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन। तो उसका फॉर्मूला निकाला गया, ये निकाला गया इसका फॉर्मूला 2n²। n जो था नंबर ऑफ सेल था, कि अगर फर्स्ट सेल है, KLMN, हमने सेल का नाम क्या दिया है, KLMN हमने नाम दिया, हमने क्या नाम दिया, हमने दिया KLMN। के का वैल्यू 1, L का वैल्यू 2, M का वैल्यू 3, N का वैल्यू 4। ये है सेल का वैल्यू KLMN, ये याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फॉर्मूला क्या दिया गया, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 × n का होल स्क्वायर। तो n का वैल्यू कितना, जब अगर K सेल में, K सेल का निकालना है कि K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 1 का स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। तो पहला सेल में जो होगा केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब दूसरा सेल में निकालते हैं, 2 × n², ये फॉर्मूला है, 2 × 2 का स्क्वायर। और ये किसका हम लोग निकाल दें, KL का निकाल रहे हैं। तो 2 × 2 2 × 4, 4 × 8। तो जो सेकेंड सेल जो रहेगा उसमें कितना रहेगा, 8 रहेगा। उसी तरह 18, फिर 32, इस तरह जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, वो 8 रहेगा। फर्स्ट सेल में बस 2 रहेगा, फर्स्ट एक्सेप्शन है, बाकी में 8 रहेगा। और
एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग जब तक नीचे वाला सेल, अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो है फर्स्ट सेल में 2 होना चाहिए, लेकिन एक, अब इसका मर्जी हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन रहा फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर, नहीं, जब तक इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा तब तक जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इसमें नहीं जाएगा। पहले ये वाला सेल भरेगा, फिर ये वाला सेल, फिर ये वाला सेल कंप्लीट होगा तो ये वाला सेल, फिर ये वाला सेल कंप्लीट होगा तो ये वाला सेल। तो ये नहीं होगा कि अंदर वाला भरा ही नहीं, बाहर का सेल कंप्लीट कर लिए, या जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें किसी में चाहेगा तो फिलअप होना तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए जो है ये रूल बना और उसके अकॉर्डिंग जो है इस तरह का अरेंजमेंट किया गया। तो सभी सेल में आप देख सकते हैं कि कितना होगा, 2, 8 और 18, 32। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटरमोस्ट सेल में 8 होगा और हमेशा स्टेप वाइज फिलिंग होगा, जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद आया हीलियम का यहाँ पे, तो हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, तो फर्स्ट सेल में 2 हो गया। अब फर्स्ट सेल का कितना कैपेसिटी है, के सेल का 2 है, तो अब 2 तो फिलअप हो गया। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, वो सेकेंड सेल में, तो एल सेल में। तो एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर बेरिलियम का 4, तो दूसरा ऐड हो गया, बोरॉन का 3, तो ये तीसरा ऐड हो गया। तो इसी सेल में सब आप देख सकते हैं कि जब तक ये हो गया 4, नाइट्रोजन 5, 6, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन 7 और नियन 8, तो यहाँ पे 8 पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही 8 कंप्लीट हो गया इस सेल में, तो फिर कहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट सेल में जाएगा। के हो गया फिलअप, एल हो गया फिलअप, अब किस में जाएगा, के एल एम, एम में जाएगा। तो उसी तरह एम में 1 इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन गया, फिर 5th इलेक्ट्रॉन गया, फिर 6th, 7th, 8th, ऐसे करते करते आर्गन पे जो है आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर क्या होगा, फिर ये चला जाएगा, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होना होगा वो अब नेक्स्ट सेल में जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो गया है। तो उसी तरह ये रिपीटिशन होगा और ये फर्स्ट 18 एलिमेंट का जो है दिखाया गया है। तो इस तरह जो है इसका अरेंजमेंट होगा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।